चलो अब अगला राजा पढ़ लेते हैं। अगला राजा लिखो। अगला राजा लिख लो। थोड़ा सा जब भी राजा चेंज करें, अगला राजा लिखें तो नोट्स में विनती करके 4-5 लाइनें छोड़ दिया करें, फिर लिख लिया करें। इतने भी क्या कंजूस बनो कि पहले वाली लाइन यहां खत्म हुई, आपका बस नहीं चला, वरना अगली लाइन भी यहीं शुरू कर देते। भगवान ऐसी शक्ति दे कोई आपको कि पहली वाली लाइन पर लिखी हुई दूसरी लाइन भी समझ में आ जाए, मुझे लगता है आप उससे शुरू कर दो। अब आप यहां से करते हैं, क्या करोगे इतने पैसे बचा के? थोड़ा सा ये लाइन यहां खत्म हो रही है तो आप 5-7 लाइनें छोड़े। नोट्स हमेशा थोड़े खुले खुले से होने चाहिए। एक कॉपी की जगह 1.5 कॉपी लग जाएगी, 1.5 रजिस्टर भर जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे, आराम से समझ आएंगे आपके। तो राजा का नाम क्या है? रतन। टाइम पीरियड कब से कब तक आपका? 1300 अरे 300 नहीं, 1302 से 1303। इसी टाइम दिल्ली में एक सुल्तान हुआ करता था, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का सुल्तान कौन था? दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी जो है वो 1303 में इधर अटैक कर देता है। कब अटैक कर दिया था उसने? 1303 के अंदर अटैक कर देता है। कहां पर अटैक कर देता? मेवाड़ पर। चित्तौड़ राजधानी कौन सी है? चित्तौड़ लिखो। 1303 ईस्वी में इन 1303 एडी, 1303 ईस्वी में इन 1303 एडी, 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। अलाउद्दीन खिलजी अटैक ऑन चित्तौड़। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया है। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। अलाउद्दीन खिलजी अटैक ऑन चित्तौड़। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। कौन आक्रमण करता है? कहां पे? कब अटैक कर देता है? 1303 के अंदर अटैक कर देता है अलाउद्दीन खिलजी। हालांकि कोई राजा दूसरे पे आक्रमण क्यों करेगा? बड़ा सा कारण होता है कि कोई भी राजा अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। साम्राज्य क्या करना चाहता है? उसमें अलाउद्दीन तो बहुत ज्यादा साम्राज्यवादी बनता था कि अलाउद्दीन ने तो कभी सपना देखा था कि मैं पूरी दुनिया जीतूंगा। क्या जीतूंगा? हम पूरी, या तो सिकंदर ने दुनिया जीती थी या मैं दुनिया जीतूंगा, मैं दूसरा सिकंदर बनना चाहता हूं। वो तो अपने कोई बयाना भरतपुर में बयाना पड़ता है, यहाँ के काजी साहब थे और उन काजी साहब ने जाके समझाया कि दुनिया तो बहुत बड़ी पड़ी है, भारत तो जीत ले। भारत कौन सा छोटा है, पहले पूरा भारत जीत लेगा, वो भी खूब है। और उसने खूब सारे अटैक किए थे, साउथ इंडिया में भी खूब सारे अटैक कर दिए थे उसने। अलाउद्दीन खिलजी से पहले अपने सल्तनत वालों ने साउथ इंडिया में कोई बड़े अटैक नहीं किए थे। साउथ में कोई बड़े अटैक करता है तो आदमी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अब जो साउथ में ही चला गया था वो दिल्ली के आसपास के इलाकों को तो जीतेगा, तो स्वाभाविक सी बात है दिल्ली के आसपास में कोई बड़ी रियासत हुआ करती थी, वो रियासत कौन सी है? मेवाड़। क्योंकि मेवाड़ वो रियासत है जिसने कुछ साल पहले दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को हराकर वापस भेज दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी को लगा इनसे पंगा लेना पहले पड़ेगा आपने, इसलिए वो इनको जीतना चाहता था। आप कभी थोड़ी सी लोकेशन और चेक करेंगे तो चित्तौड़ अपना साउथ के अंदर पड़ता है, मेवाड़ जो राजस्थान का साउथ है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अपने राजस्थान के एक साइड में तो लगे गुजरात, एक साइड में लगता है मध्य प्रदेश। एक तरफ तो लगता है गुजरात और दूसरी तरफ क्या लगता है? मध्य प्रदेश। एक तरफ गुजरात और एक तरफ मध्य प्रदेश है। दोनों पैसे वाली जगह थी, गुजरात में भी पैसे थे और मध्य प्रदेश का वह भूभाग जो हमारे टच करता है उसको बोलते हैं मालवा। क्या बोलते हैं? वह भूभाग जो हमारे को टच करता है उसको क्या बोलते हैं? मालवा। जैसे कभी कुछ जिलों के नाम आपने सुने हो, नीमच, रतलाम, है ना, मंदसौर, ये उज्जैन, ये वाला जो इलाका पड़ता है इस इलाके को क्या बोलते हैं? मालवा। खेती बहुत अच्छी हुआ करती थी। कोई तो टाइम था जब पश्चिमी राजस्थान में जब भी अकाल पड़ जाया करते थे तो पश्चिमी राजस्थान के लोग अपने पशुओं को लेकर चराने के लिए मालवा चले जाया करते थे। मालवा तो अपने दिल्ली का आना जाना टाइप का रूट हुआ करता था। पशुओं को चराने के लिए मालवा ही क्यों गए? क्योंकि अच्छी खेती होती कहां पे थी? मालवा। पहले राजाओं की इनकम का सोर्स ही क्या था? टैक्स। टैक्स ज्यादा कहां पे लगेगा? जहां पे खेती अच्छी होगी। अच्छी खेती कहां पर होती है? मालवा। इसलिए कोई भी राजा मालवा पे कब्जा करना चाहता था, क्योंकि यदि वो मालवा पर कब्जा कर लेगा तो उसे खूब सारा वहां से क्या मिल जाएगा? टैक्स। दिल्ली में बैठा हुआ कोई राजा चाहता था कि मालवा पे अटैक कर ले, मालवा पे कब्जा कर ले वहां पे। इधर एक जगह पड़ती है गुजरात। गुजरात विदेशी व्यापार का केंद्र था। किसका केंद्र था? विदेशी व्यापार का केंद्र हुआ करता था। फॉरेन ट्रेड बहुत ज्यादा हुआ करता था। कारण था कि इधर अरब सागर लगता गुजरात के पास में, आप आगे देखोगे तो इधर क्या है? अरब सागर पूरा। और अपना पूरा जो विदेशी व्यापार था उन दिनों में अरब सागर वाले तट से हो रहा था। और जितना विदेशी व्यापार होगा उतना ही ज्यादा टैक्स और मिलेगा। इसलिए दिल्ली का कोई राजा यह भी चाहता था कि गुजरात पे कब्जा कर ले। कहां पे कब्जा कर ले? गुजरात पे कब्जा कर ले, क्योंकि यदि वो गुजरात पे कब्जा कर लेगा तो वो जो सारा विदेशी व्यापार है वहां से जितना भी टैक्स मिलता है वो सारा उसको मिल जाएगा, और वो वाला टैक्स जब उसको मिल जाएगा तो उसके पास और पैसे हो जाएंगे। तो दिल्ली का कोई भी राजा दो जगह पे कब्जा करना पसंद करता है। कौन कौन सी जगह? मालवा और गुजरात। मालवा में क्या होती है? अच्छी खेती। गुजरात में क्या होता है? अच्छा व्यापार। और जहां खेती अच्छी, जहां व्यापार अच्छा, वहां पे टैक्स अच्छे, है ना। पर उस समय संचार के साधन इतने अच्छे नहीं थे, आवागमन के साधन इतने अच्छे नहीं थे, तो दिल्ली में बैठ के आप मालवा और गुजरात को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। कि मान लो दिल्ली का राजा मालवा पे कब्जा कर लेता और मालवा पे कब्जा करके मालवा वाले वहां पे जो कोई भी राजा होता उसको कहता वह मुझे टैक्स दे, और आज के बाद टाइम टू टाइम दिल्ली टैक्स भेजते रहना, तू मेरे अंडर में आता है। मालवा वाले राजा ने मान लो एक बार तो डर के टैक्स दे दिए, थोड़े दिनों बाद जैसे ही वो राजा दिल्ली पहुंचा, मालवा वाले ने मना किया कि मैं तो नहीं दे रहा, तेरे जो जी में है ना वो कर लेना। क्योंकि वो जानता था कि दिल्ली से मालवा डेली डेली नहीं आया जा सकता, कितनी बार आएगा टैक्स लेने के लिए। सेम कंडीशन गुजरात के मामले में थी। अलाउद्दीन खिलजी ने दिमाग लगाया, उसने कहा कि अपने को कब्जा करना है मालवा पे और गुजरात, इन दोनों के बीच में पड़ता है चित्तौड़। बीच में क्या पड़ता है? इधर पड़े आपका मालवा और इधर पड़े गुजरात, बीच में अपना मेवाड़ कर दो, चित्तौड़ कर दो। यदि मैं मेवाड़ पे कब्जा कर लेता हूं, यदि मैं चित्तौड़ पे कब्जा कर लेता हूं, एक बंदे को यहां बिठा देता हूं, तो वो यहां से गुजरात को भी कंट्रोल कर लेगा, यहां से किसको कंट्रोल कर लेगा? सबसे बड़ा रीजन ये था कि मेवाड़ दिल्ली से मालवा और दिल्ली से गुजरात जाने वाला जो रूट था उसके बीच में आया करता था। दुनिया की तमाम घटनाओं के पीछे और कोई कारण हो ना हो, आर्थिक कारण जरूर होता है। कौन सा कारण होता है? इकोनॉमिक रीजन के बिना जल्दी से कोई घटना उद्भव नहीं होती है। अलाउद्दीन खिलजी के दिमाग में भी यह था
कि मालवा और गुजरात पे कब्जा करके रुपए कमाने हैं, और मालवा और गुजरात पे कब्जा करने के लिए चित्तौड़ जीतना जरूरी है, ताकि यहां पर एक बंदे को बिठा के दोनों पे एक साथ कंट्रोल कर लिया जाएगा। मालवा पे भी कंट्रोल कर लेंगे और गुजरात पे। और सुनो, मैं पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे कि चित्तौड़ का किला एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ था, बहुत सुरक्षित स्थिति के अंदर बना हुआ था, जल्दी से दुश्मन इस किले के अंदर घुस नहीं सकता। अलाउद्दीन खिलजी जब ये आक्रमण कर रहा है, उस समय खुद दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे। किसके आक्रमण हो रहे थे? मंगोल अटैक कर रहे थे, बहुत सारे। मंगोलिया देश है, तो मंगोल जो लोग थे वो अटैक कर रहे थे यहाँ पे। अलाउद्दीन खिलजी जैसे तैसे करके मंगोल आक्रमणों से बच रहा था। एक बार तो मंगोल एकदम दिल्ली के पास तक ही पहुंच गए थे। अलाउद्दीन खिलजी को लगा कल को यदि मंगोल दिल्ली में घुस जाए तो अपने कहां जाएंगे? कोई तो ऐसी जगह हो जहां पे सुरक्षित स्थिति के अंदर जाके बैठ सके, कोई तो सेफ गार्ड की तरह काम करे। उसके दिमाग में कहीं ना कहीं उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण किला चित्तौड़ दिमाग में था कि कल को यदि दिल्ली इतनी सुरक्षित महसूस नहीं हुई तो मैं कहां पे जाके बैठ सकता हूं? चित्तौड़। इसका मतलब है चित्तौड़ का किला युद्ध की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। किस दृष्टि से? कि वहां बैठ के युद्ध भी आप ढंग से कर सकते हो, और वहां बैठ के आप दो जगह पे कंट्रोल कर सकते हो। कौन कौन सी जगह? मालवा और, ये भी बड़ा रीजन था कि उसको चित्तौड़ पर कब्जा करने थे। चित्तौड़ का युद्ध की दृष्टि से महत्व था, आर्थिक दृष्टि से महत्व था। कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने ये चित्तौड़ जीतने से पहले गुजरात जीता था। क्या जीता था? गुजरात। 1299 के आसपास में वो गुजरात पर अटैक करता है, 1299 में। जब उसने गुजरात पर अटैक किया था, तो गुजरात जाने के लिए किसके अंदर से होकर जाना पड़ेगा आपको? मेवाड़। दिल्ली से आप मालवा जाओ, दिल्ली से भले गुजरात जाओ, आपको रास्ते में क्या आएगा? मेवाड़। रतन सिंह के पापा हुआ करते थे समर सिंह। रतन सिंह पापा का नाम क्या था? समर सिंह नाम था। जब अलाउद्दीन खिलजी गुजरात जा रहा था तो रास्ते में मेवाड़ आया। समर सिंह राजा, उसने समर सिंह को कहा कि समर सिंह जी, मुझे गुजरात जाना है, आपके घर के अंदर से होकर जाऊंगा, आपके राज्य के अंदर से होकर जाऊंगा, मुझे जाने की अनुमति दीजिए। स्वाभाविक बात है, आपके घर के अंदर से कोई आदमी निकलेगा, आपकी परमिशन तो लेगा। समर सिंह ने कहा कि नहीं, ऐसे कैसे निकल जाएगा तू? हमारा राज्य हम तेरे को क्यों निकलने दे? उसने कहा पर तुम्हारे साथ तो कोई पंगा ही नहीं है, आपने गुजरात जाना है, सीधे सीधे जाएंगे, सीधे सीधे वापस आ जाएंगे। समर सिंह ने कहा टोल टैक्स लगेगा। टोल टैक्स तो समझते हो, टैक्स देना पड़ेगा। उसने कहा स्टाफ भी तो चलता है टोल टैक्स पे, मैं राजा, आप राजा, इतना तो चला लो। समर सिंह ने कहा नहीं। अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया समर सिंह को। उसके बाद वो गुजरात गया। उसके दिमाग में कहीं ना कहीं एक ये बात थी कि यार जब अपने गुजरात जा रहे थे तब बीच में मेवाड़ वालों ने अपने से क्या ले लिया था? टैक्स। फिर क्या होता है, कई बार बंदा खुद तो ऐसी बातों को भूल जाता है, आस पड़ोस वाले भूलने नहीं देते। फिर कभी अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में बैठ के मान लो लोगों के बीच में गए, राजा आपने सबसे बड़े राजा है, आपने पूरा हिंदुस्तान जीत लिया। और नहीं तो जो आगे आगे जो बैठे रहते हैं दरबारी, वही मुंह के हाथ लगा के हंसते हैं देख क्या बात कर रहा है अलाउद्दीन, मुझे क्यों हंस रहे हो, किस बात में हंस रहे हो? कि नहीं, ये कोई पुरानी बात याद आ गई थी हमारे। कौन सी पुरानी बात? अरे नहीं, आपके काम की बात नहीं। नहीं बताओ कौन सी बात है? कि वो टैक्स होता ना, एक टैक्स। तो अलाउद्दीन के लिए नाक का सवाल बन गया था कि चित्तौड़ जीते, वरना आनिया भानिया आके बेइज्जती करके चला जाया करता था। इसलिए बेचारा चाहता था कि ये जो कलंक लग गया, इस कलंक को भी तुम्हें मिटाऊं पूरी तरीके से कहीं ना कहीं। फिर बड़ी बात कि मेवाड़ इतनी ताकतवर रियासत होती जा रही है कि वो भूताला के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को हराकर भेज देती है। वो इतनी ताकतवर है कि वो दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से टैक्स ले लेती है। कौन राजा ये चाहेगा कि उसके नाक के ठीक नीचे कोई ताकतवर रियासत पनप जाए? कोई नहीं चाहेगा। सीधी सी बात है, यदि ये ताकतवर होगा तू इन पर अटैक नहीं करेगा, तो ये तेरे पे कर देंगे। साम्राज्य विस्तार की दोनों तरफ नीति हुआ करती थी। तो अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है, वो चित्तौड़ पे कब्जा करके मालवा और गुजरात को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। वो चित्तौड़ के किले का एक अच्छे युद्ध स्थल के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। गुजरात जाते समय समर सिंह ने उससे टैक्स ले लिया था, उस बात का वो बदला लेना चाहता है। चित्तौड़ का प्रभाव बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं चित्तौड़ के प्रभाव को कम करना चाहता है, इनके वंश को मिटाना चाहता है, इस शक्ति को समाप्त करना चाहता है। फिर एक वो तोता मैना टाइप की कहानी जो आप बचपन से सुनते आए कि रतन सिंह की एक रानी थी पद्मिनी, क्या नाम था, और वो उसको भी प्राप्त करना चाहता था। ऐसे कई सारे कारण थे कि अलाउद्दीन खिलजी अपने यहाँ पर क्या कर देता है, अटैक। कब अटैक किया था? अपने काम की बात, मुख्य काम की बात यही कि उसने 1303 में अपने चित्तौड़ पर क्या कर दिया था, अटैक कर दिया था ना। अपने यहाँ सीधा सा सिस्टम हुआ करता था। बाकी मैं उन कहानियों में नहीं जा रहा, कोई कांच दिखाया फलान दिखाई, क्या उन तोता मैना टाइप की कहानियां क्या सुननी होती है, क्या करना होता है। मुझे कभी लगता नहीं कि कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा कि रतन सिंह तथा उसकी रानी पद्मिनी का सचित्र वर्णन कीजिए, और आपने यदि नक्श थोड़ा बहुत इधर उधर बना दिया, आपका ना पद्मिनी जितनी सुंदर थी तुमने बनाई नहीं, नंबर काट लिए जाएंगे। इधर अटैक किया, बहुत बड़ी सेना लेकर वो अटैक करता है, बहुत बड़ी सेना थी उसकी, इधर वालों की सेना कम थी। काम की बात यह है, सुना, जब भी अपने राजाओं को यह लगता है कि दुश्मन की सेना बहुत बड़ी है, अपनी सेना कम है, उस समय जो युद्ध किए जाते थे उन युद्ध को बोलते थे सका। क्या बोलते थे? ऐसे युद्ध जिनमें दुश्मन की सेना बहुत ज्यादा होती, आपकी सेना कम हुआ करती, जो युद्ध क्या करते थे, उन युद्धों क्या बोला करते थे? दो चीज हुआ करती थी इनमें, एक होता था जोहर, एक होता था केसरिया। कौन कौन सी दो चीजें होती थी? एक तो जोहर हुआ करता था, एक क्या हुआ करता था? केसरिया हुआ करता था। अब जब स्वाभाविक सी बात है कि दुश्मन की सेना बहुत बड़ी है, आपकी सेना बहुत कम है, मतलब गैप भी ऐसे होता था कि आपके पास सेना 8000, दुश्मन के पास है 1,20,000। अब लगता था कैसे भी जीत नहीं पाएंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब युद्ध करने जाते थे, उससे पहले घर की जो सारी महिलाएं हुआ करती थी, राजपरिवार की जो महिलाएं हुआ करती थी, वो खुद को अग्नि में समर्पित कर दिया करती थी, खुद वो अग्नि में जल जाया करती थी। इस घटना को क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? फिर सारे जो पुरुष हुआ करते थे वो केसरिया कपड़े पहनते, बाहर दुश्मन से लड़ने के लिए जाते। अब उनका एकमात्र उद्देश्य दुश्मन को अधिक से अधिक हानि पहुंचाना होता था। क्या उद्देश्य हुआ करता था? दुश्मन को अधिक से अधिक। स्वाभाविक बात थी, जीत उनके अंदर दिखती नहीं थी। जब इतना बड़ा बीच में गैप होगा तो आप जीत तो पाओगे नहीं। वो देखते थे यार इनके ज्यादा से ज्यादा मार सके उतने मारे जाए। और वास्तव में अपने जो साकों के रिजल्ट भी आप देखेंगे तो बड़े हैरतअंगेज करने वाले रिजल्ट मिलेंगे कि इधर से 8000 आदमी लड़ने के लिए गए, उधर से 30,000 मार दिए, उधर के 40,000 मार दिए। मरने तो ये भी थे 8,000 के 8,000 सारे मरने थे। तो पुरुष केसरिया कपड़े पहनकर लड़ते हुए मारे जाते, महिलाएं पहले ही खुद को अग्नि में समर्पित कर दिया करती। इन दो क्रियाओं को मिला के जो क्रिया बनती थी उसको क्या बोलते थे? क्या क्या बात होती उसमें? जौहर और केसरी। स्वाभाविक बात है, यहां पर भी रतन सिंह को क्या करना पड़ा था? साका। तो 1303 में यहां पे चित्तौड़ का पहला साका होता है। चित्तौड़ कौन सा साका होता है? पहला साका। देखो तुम तीनों